प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम फिजिक्स का मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। फिजिक्स का पेपर 60 मार्क्स का है। इसमें सेक्शन ए 40% है, सेक्शन बी 40% है और सेक्शन सी जो है वो 20% है। टोटल मार्क्स फिजिक्स के 60 हैं और 60 का 40% 24 होता है और 20% 12 होता है। सेक्शन ए का कंट्रीब्यूशन 40% है, यानी 60 का 40% जो है वो 24 मार्क्स है। सेक्शन बी का कंट्रीब्यूशन भी 40% है और इसके मार्क्स भी 24 हैं। सेक्शन सी का कंट्रीब्यूशन 20% है और इसके मार्क्स जो हैं वो 12 है। इस तरह टोटल मार्क्स 60 हैं। याद रखिएगा कि आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स 15 हैं और वो मैं अलग से डिस्कस करूंगा। सेक्शन ए में 24 एमसीक्यूज दिए जाएंगे और आपको वो 24 ही करना है, कोई चॉइस नहीं होती। सेक्शन बी में आपको शॉर्ट आंसर्स लिखने हैं, लिहाजा ये शॉर्ट आंसरिंग क्वेश्चंस हैं और इसमें आपको चॉइस दी जाती है। कितनी चॉइस दी जाती है? सेक्शन बी में आपको 8 क्वेश्चन करने हैं आउट ऑफ 12, ये आपकी चॉइस है। और सेक्शन सी में आपको 2 क्वेश्चंस करने हैं आउट ऑफ 3। सेक्शन सी लॉन्ग आंसरिंग का सेक्शन है और इसमें हर क्वेश्चन के मार्क्स जो हैं वो 6 हैं। यानी सेक्शन बी में हर क्वेश्चन के मार्क्स, क्यू मार्क्स लिख रहा हूं, वो 3 हैं। सेक्शन सी में हर क्वेश्चन के मार्क्स, जबकि सेक्शन ए में हर क्वेश्चन, हर एमसीक्यू के मार्क्स जो है 1। अच्छा, सेक्शन बी का सेटअप बड़ा अच्छा है कि इसमें आपको 6 थ्योरी दिए हैं और 6 न्यूमेरिकल दिए। 12 क्वेश्चन है और 12 में से आपने 8 करने हैं। तो बिस्मिल्लाह कीजिएगा, सेक्शन बी स्टार्ट करते हैं। बेटा मैं पेपर डिस्कस नहीं कर रहा बल्कि पेपर सोल्व करवा रहा हूँ। इसके बाद मैं हर चैप्टर सोल्व करूंगा, खास तौर पर उस चैप्टर के एमसीक्यूज और उस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स। लेकिन जाहिर है थ्योरी का शॉर्ट इंट्रोडक्शन दिए बगैर एमसीक्यूज करना या न्यूमेरिकल करना जो है वो बड़ा मुश्किल होता है। अगर आपके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, आपको थ्योरी आती है, तो आप एमसीक्यूज भी कर सकते हैं, आप न्यूमेरिकल भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको थ्योरी नहीं आती और आप एमसीक्यूज करना चाहते हैं या न्यूमेरिकल करना चाहते हैं, तो जरा सोचिए खुद ही कि नेचुरली क्या ये पॉसिबल है कि आपके कॉन्सेप्ट ना हो और आप एमसीक्यूज करना चाहें या आप न्यूमेरिकल करना चाहें? ये तो मुमकिन ही नहीं है ना। हाँ, रट्टा लगाने वाले बच्चे क्या करते हैं, एमसीक्यूज के 4 जो ऑप्शंस दे रखे हैं उसमें से एक ऑप्शन को टिक करके समझते हैं कि उन्हें आ गया है। नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए बेटा जी। तो बेटा बिस्मिल्लाह कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 2। मॉडल पेपर सामने रख लीजिएगा, अपनी नोटबुक सामने रख लीजिएगा, किताब भी पास ही रखिए। कहते हैं राइट डाउन द नेम ऑफ 3 रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज एंड एनी 3 नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। तो इसका आंसर देखिए, उसे नाम पूछा है तो आपको नाम ही लिखने हैं। लेकिन अगर आप यहाँ इसको डिफाइन भी कर देते हैं तो ये कोई बुरी बात नहीं है। तो डेफिनेशन इसकी क्या है? एग्जाम में डेफिनेशन ना लिखेगा, आपके कॉन्सेप्ट होने चाहिए। ऐसी सोर्सेज होती हैं जिन्हें बार बार यूज किया जा सके। सच सोर्सेज दोज कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन आर कॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। Such sources, those can be used again and again, are called renewable energy sources. Such sources, those can be used again and again, are called renewable energy sources. अच्छा, इसमें नाम लिखने हैं 3। अब देखिए, सोलर एनर्जी को क्या बार बार यूज नहीं कर सकते? नंबर 2, विंड एनर्जी को क्या बार बार यूज नहीं कर सकते? नंबर 3, टाइडल एनर्जी को क्या बार बार यूज नहीं कर सकते? ये 3 सोर्सेज जो हैं ये रिन्यूएबल हैं,
इन्हें बार बार यूज किया जा सकता है। पेपर में जैसा लिखना है वैसा करवा रहा हूँ। और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज ऐसी होती हैं जिनकी क्वांटिटी लिमिटेड हो और उन्हें एक बार यूज किया जा सकता है। Such sources, those are limited and can be used only once, are called non-renewable energy sources। और इनकी एग्जांपल्स क्या हैं? कोल, कोयला, नंबर 2 नेचुरल गैस, नंबर 3 पेट्रोल। आप इन्हें एक बार यूज करते हैं और उसके बाद इनकी क्वांटिटी खत्म हो जाती है। पेट्रोल की बजाय पेट्रोलियम लिख दीजिएगा, एक बार यूज करते हैं। तो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज ऐसी होती हैं जिनकी क्वांटिटी अनलिमिटेड होती है और उन्हें बार बार यूज किया जा सकता है। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज ऐसी सोर्सेज होती हैं जिन्हें एक बार यूज किया जाता है और इनकी क्वांटिटी जो है लिमिटेड होती है। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 2 था। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 का ताल्लुक चैप्टर 8 से था। क्वेश्चन नंबर 3, write any 3 advantages and 3 disadvantages of friction। फ्रिक्शन की 3 एडवांटेजेस और 3 डिसएडवांटेजेस लिखनी है। तो हेडिंग डालेगा एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। एडवांटेजेस नंबर 1, देखें जमीन में अगर फ्रिक्शन ना हो, जमीन स्लिपरी हो तो चलना मुश्किल होता है। तो हम कहेंगे इजी टू वॉक ऑन ग्राउंड। एक तो ये फायदा है। नंबर 2, प्रोटेक्ट, फ्रिक्शन जो है प्रोटेक्ट्स टू स्लाइड, फिसलने से बचाती है। नंबर 3, इजी टू ग्रिप, किसी भी चीज पर ग्रिप जो है आपकी आसान हो जाती है। और डिसएडवांटेजेस क्या हैं? फ्रिक्शन के डिसएडवांटेजेस, एनर्जी वेस्ट होती है, मशीन्स में एनर्जी वेस्ट होती है। कॉस्ट ऑफ मशीन इंक्रीज हो जाती है, इंक्रीजेस द कॉस्ट ऑफ मशीन। नंबर 3, इंक्रीजेस द टेम्परेचर ऑफ इंजन, इंजन का टेम्परेचर बढ़ जाता है, सर इंजन खराब हो जाता है। ये तीन तीन एडवांटेजेस और तीन तीन डिसएडवांटेजेस हैं। तो बेटा रिपीट कर लेते हैं। फ्रिक्शन के एडवांटेजेस क्या हैं कि नंबर 1 ग्राउंड पर चलना आसान होता है, नंबर 2 फिसलने से बचत हो जाती है, नंबर 3 किसी चीज पर भी ग्रिप आसान हो जाती है अगर उसमें फ्रिक्शन हो। डिसएडवांटेजेस क्या है कि इसमें अगर फ्रिक्शन हो तो मशीन में एनर्जी ज्यादा जाया होती है और ये मशीन की कॉस्ट को बढ़ाती है। इसी तरह इंजन के टेम्परेचर को भी इंक्रीज कर देती है। इस क्वेश्चन का ताल्लुक चैप्टर 3 से है, नोट करते जाइएगा, मिटा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, इसका ताल्लुक चैप्टर 4 से है। इक्विलिब्रियम कहता है डिफाइन इक्विलिब्रियम एंड स्टेट 2 कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम डिफाइन करना है, उसकी 2 कंडीशंस लिखनी है। एंड स्टेट 2 कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, स्टेट करना है यानी डिफाइन और एक्सप्लेन भी करना है। इक्विलिब्रियम क्या है? इक्विलिब्रियम क्या है? किसी बॉडी की स्टेट है जिसमें वो बॉडी या तो एट रेस्ट है या फिर वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव करे। द स्टेट ऑफ अ बॉडी इन विच द बॉडी आइदर रिमेन्स एट रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। हम यूं भी कह सकते हैं कि जब देखो बेटा, जब कोई बॉडी एट रेस्ट रहता है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है तो इसका मतलब ये है कि उसमें एक्सीलरेशन 0 है। तो हम यूं भी कह सकते हैं कि किसी बॉडी की वो स्टेट है जिसमें उस बॉडी का नेट एक्सीलरेशन जो है वो क्या हो? 0 हो।
चाहे ये लीनियर एक्सीलरेशन हो चाहे ये एंगुलर एक्सीलरेशन हो. द स्टेट ऑफ अ बॉडी इन विच नेट एक्सीलरेशन either linear or angular remains zero is called equilibrium. The state of a body in which acceleration of the body remains zero is called equilibrium. इसकी दो कंडीशंस हैं. कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम की मेन हेडिंग डालिएगा और लिखिएगा देयर आर टू कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम. नंबर वन, फर्स्ट कंडीशन. फर्स्ट कंडीशन कहती है कि अगर किसी बॉडी पर अमल करने वाली तमाम फोर्सेस का सम, एडिशन ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी, अगर जीरो हो जाता है तो वो इक्विलिब्रियम. तो फर्स्ट कंडीशन क्या है? द सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी शुड बी इक्वल टू जीरो. द सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी शुड बी इक्वल टू जीरो. किसी बॉडी पर अमल करने वाली तमाम फोर्सेस का सम जीरो होना चाहिए. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उस बॉडी पर एक्स एक्सिस की तरफ एक्ट करने वाली तमाम फोर्सेस का सम इक्वल टू जीरो होना चाहिए. यानी सिग्मा एफ एक्स जीरो होना चाहिए. दैट इज, अगर उस पर एक्स एक्सिस की तरफ फोर्सेस अमल कर रही हैं F1x प्लस F2x एंड सो ऑन Fnx, तो ये इक्वल टू जीरो होना चाहिए. इसी तरह y एक्सिस की तरफ अमल करने वाली तमाम फोर्सेस का सम भी इक्वल टू जीरो होना चाहिए. यानी F1y प्लस F2y प्लस F3y एंड सो ऑन Fny शुड बी इक्वल टू जीरो. ये फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है. बस इतना ही याद कर लीजिएगा, ज्यादा डिटेल में मत जाइएगा. सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम. देखिए, अगर किसी बॉडी पर, ये बॉडी है, अगर किसी बॉडी को आप रोटेट करना चाहते हैं तो आप जानते हैं कि इसका जो टर्निंग इफेक्ट है, रोटेशनल इफेक्ट है, वो टार्क कहलाता है. और यहां से लेकर यहां तक जो है ये फोर्स आता है. आप अगर इस पे ये को घुमाना चाहते हैं तो इस तरफ फोर्स लगाइए, ये इस तरफ रोटेट कर जाएगा. और इस टार्क को एंटी क्लॉकवाइज यानी पॉजिटिव टार्क कहेंगे. और अगर कोई कोई और शख्स इस तरफ फोर्स लगाता है तो इसका मतलब है कि वो इस तरफ घुमाना चाहता है. आप इस तरफ आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाना चाहते हो और वो क्लॉकवाइज रोटेट करवाना चाहता है. उसकी फोर्स की डायरेक्शन भी यही. अगर दोनों की फोर्सेस इक्वल हों तो एंटी क्लॉकवाइज टार्क और क्लॉकवाइज टार्क दोनों इक्वल और अपोजिट हो जाएंगे और एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे. चुनांचे सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है सम ऑफ ऑल टार्क्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी शुड बी इक्वल टू जीरो. फर्स्ट कंडीशन क्या है बेटा जी? सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी शुड बी इक्वल टू जीरो. सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी शुड बी इक्वल टू जीरो. और सेकंड कंडीशन क्या है? सम ऑफ ऑल टार्क्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी शुड बी इक्वल टू जीरो. यानी यहाँ पर बॉडी ना लेफ्ट मूव करे, ना राइट मूव करे, ना अप मूव करे, ना डाउन मूव करे, तो जरा इक्विलिब्रियम नहीं होगी. अगर वो स्ट्रेट मूव भी कर रही है तो याद रखिएगा उसकी इस मूवमेंट में फोर्स का कंट्रीब्यूशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए. सम ऑफ ऑल फोर्सेस शुड बी इक्वल टू जीरो. यहाँ फोर्स लगेगी लेकिन बॉडी जो है वो डिसबैलेंस नहीं होनी चाहिए. इस क्वेश्चन का ताल्लुक चैप्टर 4 से. क्वेश्चन नंबर 5 कहते हैं डिफाइन मेयरमेंट. देखो बेटा, मेयरमेंट को डिफाइन नहीं किया जा सकता. मेयरमेंट को डिफाइन करना आपकी किताब में बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये कोई मुश्किल भी नहीं है. मेयरमेंट जो है दरअसल किसी भी सब्सटेंस का क्वांटिटेटिव एनालिसिस है. किसी भी सब्सटेंस की क्वांटिटी जब आप फाइंड करते हैं, लेंथ फाइंड करते हैं, मास फाइंड करते हैं, या टाइम फाइंड करते हैं, या टेम्परेचर फाइंड करते हैं, या वॉल्यूम फाइंड करते हैं, डेंसिटी फाइंड करते हैं, तो किसी भी सब्सटेंस का क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो है वो मेयरमेंट कहलाता है. द क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड मेयरमेंट. और मेयरमेंट करने के लिए आप जो सिस्टम यूज करते हो वो सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स है. सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स यानी SI यूनिट्स.
अब मेजरमेंट के लिए भी ये जरूरी है कि आपकी जो क्वांटिटीज हैं वो दो तरह की हो। वो क्वांटिटीज जो किसी पर डिपेंड नहीं करती, इंडिपेंडेंट रहती हैं, उनकी जब मेजरमेंट की जाए तो उन क्वांटिटीज को कहा जाता है बेस क्वांटिटीज या फंडामेंटल क्वांटिटीज। और वो क्वांटिटीज जो इन बेस क्वांटिटीज पर डिपेंड करती हैं उन क्वांटिटीज को कहा जाता है ड्राइव्ड क्वांटिटीज। तो बेटा मेजरमेंट क्या है? द क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ अ सब्सटेंस। और फिर कहता है विच इज मोर एक्यूरेट अ वर्नियर कैलिपर और अ स्क्रू गेज। विच इज मोर एक्यूरेट अ वर्नियर कैलिपर और अ स्क्रू गेज एंड व्हाई। देखिए, आप लिखेंगे स्क्रू गेज इज मोर एक्यूरेट screw gauge is more accurate than vernier caliper because the least count of screw gauge is less than the vernier constant of vernier caliper। देखिए, लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज जो है वो 0.01 सेंटीमीटर तक होता है। यानी स्क्रू गेज जो है 0.01 सेंटीमीटर से पतली किसी चीज को मेयर नहीं कर सकता। और वर्नियर कांस्टेंट ऑफ वर्नियर कैलिपर 0.1 सेंटीमीटर होता है। यानी वर्नियर कैलिपर जो है वो जरा सी मोटी, 10 टाइम्स मोटी, 0.01 का 10 टाइम्स 0.1 सेंटीमीटर है। अगर आप इसे 10 से मल्टीप्लाई कर दे तो बहुत बारीक चीजों की मेजरमेंट करने के लिए स्क्रू गेज इस्तेमाल होता है और उनसे मोटी चीजों की मेजरमेंट करने के लिए वर्नियर कैलिपर इस्तेमाल होता है। इसलिए हम कहते हैं कि स्क्रू गेज जो है वो मोर एक्यूरेट है देन वर्नियर कैलिपर। अपनी वर्डिंग में लिख दीजिएगा। चैप्टर 1 से ये क्वेश्चन आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 6। राइट 3 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। मास और वेट के दरमियान 3 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस लिखने हैं या फिर हीट एंड टेम्परेचर, इन दोनों में से कोई एक करना है। तो मास एंड वेट के लिए आप इस तरह से कॉलम बना लीजिएगा। इधर लिखेगा मास, इधर लिखेगा वेट, नंबर। सबसे पहले तो आप इनकी डिफरेंस में डेफिनेशन लिख दीजिएगा। मास क्या है? क्वांटिटी ऑफ मैटर। द क्वांटिटी ऑफ मैटर इज कॉल्ड मास। वेट क्या है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ ऑन अ बॉडी। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड वेट ऑफ दैट बॉडी। नंबर 2, मास ऑफ बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट एवरीवेयर। बॉडी का मास हर जगह कांस्टेंट रहता है। वेट ऑफ बॉडी चेंज, वेट ऑफ बॉडी चेंज प्लेस टू प्लेस। बॉडी का वेट चेंज होता रहता है। इवन स्पेस में ये वेट जीरो हो जाता है। बॉडी जमीन की सरफेस से जितना दूर जाता है उसका वेट उतना कम होता जाता है। अच्छा, मास की यूनिट जो है ये कोई डिफरेंस नहीं है। मास इज अ स्केलर क्वांटिटी, वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेट की डायरेक्शन देखो बेटा, अगर मैं मार्कर छोड़ता हूं तो ये किस तरफ गिरेगा? डाउनवर्ड, अपने वेट की वजह से। अच्छा, आप यूं भी कह सकते हैं कि मास जो है वो W/G है और वेट जो है वो mg है। मास की यूनिट किलोग्राम होती है, वेट की यूनिट न्यूटन होती है। मास जो है वो स्केलर है और वेट जो है वो वेक्टर है। देखो कितने सारे फर्क बता दिए। अब हीट एंड टेम्परेचर का फर्क आपने खुद करना है, ठीक है ना? देखो, हीट जो है, हीट एनर्जी है
हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हेन ट्रांसफर्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। देखो मैंने ट्रांसफर पर कितना जोर दिया। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हेन ट्रांसफर्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। देखिए इसे एनर्जी माना जाता है लेकिन उस वक्त जब ये ट्रांसफर हो रही। हीट हमेशा हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ ट्रेवल करती। यहाँ हीट लिखेंगे और यहाँ टेम्परेचर लिखेंगे। टेम्परेचर क्या है? द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। हीट ट्रांसफर्स फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। और टेम्परेचर क्या है? द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। अच्छा, नंबर 2, हीट की यूनिट जो है वो जूल होती है, टेम्परेचर की यूनिट केल्विन होती है। ऐसी ऐसी है, ये कोई फर्क थोड़ी है। जूल और केल्विन होती है। अच्छा, दोनों ही स्केलर हैं, ये डिफरेंस नहीं होगा। नंबर 3 थोड़ा सा एडवांस है। हीट के सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस। हीट के सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस। ये है सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और ये किसी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी। थोड़ा सा एडवांस हो गया। ये सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी है और वो एवरेज काइनेटिक एनर्जी। ठीक है बेटा जी, 3 डिफरेंस है। मैं तो आपको 8-10 लिखवा सकता हूँ, तो इतने काफी है। मास, क्वांटिटी ऑफ मैटर, वेट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ ऑन द बॉडी। मास क्या है? स्केलर है। वेट क्या है? वेक्टर है। नंबर 2, मास कांस्टेंट रहता है, वेट चेंज होता रहता है प्लेस टू प्लेस। इंशाल्लाह ये भी आप अच्छी तरह से कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कहते हैं डिफाइन हुक्स लॉ। हुक्स लॉ डिफाइन कीजिए एंड ड्राइव इक्वेशन एफ फिजिकल टू के एक्स। देखो, अगर मैं किसी बॉडी को किसी स्प्रिंग की मदद से बांध के इस तरह उस स्प्रिंग को हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखूं और उसके दूसरे एंड को किसी वर्टिकल सपोर्ट के साथ बांध दूं, बेटा जब मैं इस पर फोर्स लगाऊंगा तो ये अपनी जगह से डिस्प्लेस होगा फोर्स के लगने की वजह से। और 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 स्प्रिंग में एक्सटेंशन पैदा होगा। फोर्स लगी, अपनी जगह से इतना डिस्प्लेस हो गया। फोर्स ज्यादा लगा था, ज्यादा डिस्प्लेस होता। तो हुक्स लॉ है कि अंडर इलास्टिक लिमिट applied force is directly proportional to the displacement of a body connected by spring। कैसे डिफाइन करेंगे? अंडर इलास्टिक लिमिट्स कॉमा applied force is directly proportional to the displacement of spring। कितने लिख दीजिएगा? applied force is directly proportional to the displacement और extension और compression of spring। एक्सटेंशन भी हो सकता है, जैसे ये कि इसे कंप्रेस भी कर सकते थे। तो जो डिस्प्लेसमेंट ये करेगा वो क्या है? एक्स है। अब यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आ गया, इसे हटाने पर यहाँ कांस्टेंट लिखेंगे और कांस्टेंट को के से जाहिर किया जाता है और के का मतलब है स्प्रिंग कांस्टेंट। के क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट। तो बेटा आपने हुक्स लॉ कैसे डिफाइन किया? अंडर इलास्टिक लिमिट्स कॉमा अप्लाइड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्प्रिंग, एक्सटेंशन ऑफ स्प्रिंग, कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग। एक्स क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्प्रिंग। आप इसे एक्सटेंशन भी कह सकते हैं, इसे आप कंप्रेशन भी कह सकते हैं। बेटा यहाँ से अब न्यूमेरिकल स्टार्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का ताल्लुक चैप्टर 1 से है। कहते हैं व्हाट इज द मास ऑफ अ सॉलिड आयरन रैकिंग बॉल ऑफ रेडियस 18 सेंटीमीटर। डेटा दे रखा है।
रेडियस ऑफ बॉल R इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। तो सिस्टम इंटरनेशनल के मुताबिक आप इसे मीटर में कन्वर्ट करते हैं। याद रखिएगा 1 सेंटीमीटर जो है वो 1/100 मीटर होता है, या 100 सेंटीमीटर जो है वो 1 मीटर के बराबर होता है। तो जब भी सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना हो तो 100 से डिवाइड कीजिए। इस तरह ये 0.18 मीटर हो गया। ये तो इस बॉल का रेडियस गिवन है। कहता है इफ द डेंसिटी ऑफ आयरन इज, डेंसिटी ऑफ बॉल कह दीजिएगा, आयरन की बनी है, रो डेंसिटी 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो बेटा इसको भी किलोग्राम पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना जरूरी है। 1 ग्राम 1/1000 किलोग्राम के बराबर होता है, या 1000 ग्राम इधर आके मल्टीप्लाई हुआ 1 किलोग्राम के बराबर होता है। तो ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, और सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए 3 बार, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं। देखिए ग्राम को 1 ग्राम लिख दीजिएगा, और सेंटीमीटर क्यूब को 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर लिख दीजिए। 1 इंटू 1 इंटू 1 कुछ नहीं होता, 1 ही रहता है। 1 ग्राम जो है 1/1000 किलोग्राम होता है, और 1 सेंटीमीटर 1/100 मीटर होता है। तो डेंसिटी आपके पास यहाँ आई 7800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। आपने फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द मास ऑफ अ सॉलिड आयरन। तो ये आपके पास है गिवन डेटा। रिक्वायर्ड डेटा क्या होगा, रिक्वायर्ड डेटा क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन। देखो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो नंबर 1, फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ बॉल। और बॉल जो है ज़रा स्फीयर है, और इसका फार्मूला क्या है, 4/3 पाई r क्यूब। 4/3 पाई होता है 3.142, और आर दे रखा है इसने 0.18 का क्यूब। 4/3 3.142, इसका क्यूब लेंगे तो ये होगा 0.005 832। इन्हें मल्टीप्लाई करने, सॉल्व करने पर आपका आंसर आता है 0.024 मीटर क्यूब। बेटा जी कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करना आता है ना, 0.18 का क्यूब क्या होता है, 0.18 के क्यूब को कैसे सॉल्व करते हैं, 0.18 इंटू 0.18 इंटू 0.18, 3 बार मल्टीप्लाई कीजिए। जो आंसर आएगा उसे इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 3 से डिवाइड कर देंगे। अब स्टेप नंबर 2 होगा आपका, अकॉर्डिंग टू फार्मूला ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। देयरफॉर मास होगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी आपने फाइंड की थी, और वॉल्यूम भी आपने फाइंड किया था। यूनिट साथ लेके चलते हैं। डेंसिटी थी किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और वॉल्यूम था 0.024 मीटर क्यूब। तो मीटर क्यूब से कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई करके आंसर लिखिएगा 187.2 किलोग्राम। नीचे रिजल्ट लिखना है, लिखेगा मास ऑफ बॉल इज 187.2 किलोग्राम। मास ऑफ बॉल इज 187.2 किलोग्राम, ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में जो न्यूमेरिकल दिया है वो सोल्ड एग्जांपल है। याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 भी चैप्टर 1 की सोल्ड एग्जांपल थी, क्वेश्चन नंबर 9 भी सोल्ड एग्जांपल है, पेज नंबर 168 पर है, चैप्टर 7 से है।
क्वेश्चन पढ़ते हैं और डेटा बनाते जाते हैं। डेटा डिस्क्रिप्शन देना जरूरी नहीं होता। कहता है अ सिलेंडर कंटेन्स 60 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एयर एट अ प्रेशर ऑफ 140 किलो पास्कल। What will be its volume if the pressure on it is increased to 420 kilopascal? देखिए गिवन क्या है, डिस्क्रिप्शन देना जरूरी नहीं है। इनिशियल वॉल्यूम जो है 60 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है। इनिशियल प्रेशर 140 किलो पास्कल दे रखा है। फाइनल प्रेशर 420 किलो पास्कल है। सिलेंडर में एयर है और एयर जो है वो गैस होती है। रिक्वायर्ड क्या है आपको? फाइनल वॉल्यूम ऑफ द एयर। रिक्वायर्ड क्या है? फाइनल वॉल्यूम ऑफ द एयर। तो सॉल्यूशन मेन हेडिंग डालिएगा। क्या फाइंड करना चाहते हैं? फाइनल वॉल्यूम फॉर द फाइनल वॉल्यूम ऑफ एयर। ये आपने मेन हेडिंग डाली जो आप फाइंड करना चाहते हैं। अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। P1 यहाँ पर आपको दे रखा है, तो यहाँ यूनिट कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ किलो पास्कल लिखेंगे तो यहाँ भी किलो पास्कल होगा। चलिए कर लेते हैं। ये होगा 140 किलो पास्कल इंटू V1 कितना है? 60 सेंटीमीटर क्यूब। P2 कितना है? 420 किलो पास्कल। और V2 हमें फाइंड करना है। 420 किलो पास्कल इधर आके डिवाइड करेगा। 140 किलो पास्कल इंटू 60 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 420 किलो पास्कल इज इक्वल टू V2। देखो ये किलो पास्कल तो इससे कट जाएगा, ये जीरो इसको कैंसिल कर देगा। तो 14 इंटू 60 सेंटीमीटर क्यूब यहाँ रहा। 14 इंटू 60 सेंटीमीटर क्यूब यहाँ बचा। 42 के साथ यूनिट थी वो कट गई। V2 फाइंड करना है, तो आप इनको मल्टीप्लाई और डिवाइड करके आंसर दे सकते हैं। तो आपके पास आंसर आया 20 सेंटीमीटर क्यूब। इन्हें मल्टीप्लाई और डिवाइड करने पर आपके पास जो आंसर आया वो 20 सेंटीमीटर क्यूब आया। और चूंकि जो वैल्यू फाइंड करना होती है वो लेफ्ट साइड पर होनी चाहिए, इसलिए हमने इसे लेफ्ट साइड पर। रिजल्ट क्या लिखेंगे? फाइनल वॉल्यूम ऑफ एयर इज 20 सेंटीमीटर क्यूब। फाइनल वॉल्यूम ऑफ एयर इज 20 सेंटीमीटर क्यूब। देखो बेटा, मैं आपको स्टाइल की खातिर न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ, इसलिए आपने स्टाइल का ख्याल रखना है। प्रेजेंटेशन बहुत मायने रखती है। राइटिंग अच्छी हो ना हो, लेकिन आपको करना तो आना चाहिए ना। क्वेश्चन नंबर 10 बेटा, ये भी सोल्ड एग्जाम्पल से है। पेज नंबर 180। पेज नंबर 180 पर ये सोल्ड एग्जाम्पल मौजूद है। चैप्टर 8 में डेटा बनाते हैं। पहले हम गिवन डेटा लिखेंगे। A ball of mass 400 grams strikes the wall of velocity 4 मीटर पर सेकेंड। एक बॉल का मास है 400 ग्राम, ये दीवार से टकराती है। अब 400 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कीजिए। 0.4 किलोग्राम आएगा। किस वेलोसिटी से टकराती है? दीवार से। ये दीवार से 4 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से टकराती है। कहता है इसकी काइनेटिक एनर्जी फाइंड करें। तो काइनेटिक एनर्जी आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू। सॉल्यूशन मेन हेडिंग डालेगा फॉर काइनेटिक एनर्जी। फॉर काइनेटिक एनर्जी और सीधा सीधा इसका फार्मूला लिखेगा हाफ mv²। और इसमें वैल्यूज पुट कीजिएगा। आप जानते हैं m 0.4 है और v जो है 4 का स्क्वायर है।
तो आपके पास ये इससे कैंसिल हो गया 0.2, 0.2 इंटू 16 तो 3.2 जूल काइनेटिक एनर्जी, बॉल की काइनेटिक एनर्जी 3.2 जूल। अब आइए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। चैप्टर 4 से ये न्यूमेरिकल है और एक्सरसाइज का है। क्वेश्चन में कहता है द एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स ऑफ अ फोर्स वेक्टर एफ आर 6 न्यूटन एंड 8 न्यूटन। फोर्स वेक्टर का एक्स और वाई कंपोनेंट दे रखा है 6 न्यूटन और 8 न्यूटन। कहते हैं फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स का मतलब होता है एंगल। डेटा बनाते हैं। डेटा में गिवन है एफ एक्स 6 न्यूटन, एफ वाई 8 न्यूटन, और फाइंड करना है, रिक्वायर्ड लिखे या फाइंड लिख के बात एक ही है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स और डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स डिस्क्रिप्शन या लिख दें तो बेहतर है, ना लिखे तो कोई हर्ज नहीं है। एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स, वाई कंपोनेंट ऑफ फोर्स। सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन की हेडिंग डाली। नंबर 1, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। बेटा चैप्टर 4 में आपको रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स दे रखा है और कंपोजिशन ऑफ फोर्स भी उसके साथ पढ़ाया गया है। जब किसी वेक्टर का एक्स और वाई कंपोनेंट दे दिया जाए तो पाइथागोरस थ्योरम से आपने डेरिवेशन की थी, याद होगा आपको। तो आपने मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स का फार्मूला लिखना है अंडर एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। वैल्यूज पुट करनी है, स्क्वायर लेना है। 8 का स्क्वायर 64, ऐड कर दीजिए। ये 10 का स्क्वायर है, स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ तो 10 न्यूटन आपकी रिक्वायर्ड फोर्स की मैग्नीट्यूड आ गई। नंबर 2, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। एंगल ऑफ फोर्स भी लिख सकते हैं। फार्मूला आपको याद होगा, टेन थीटा इज इक्वल टू एफ वाई अपान एफ एक्स। वैल्यूज पुट कर दीजिएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे। 4/3 टेन थीटा, 10 उधर जाके इनवर्स हो जाएगा, तो 10 इनवर्स 4/3 निकाल लीजिएगा। सॉरी, लैंग्वेज से नहीं इस्तेमाल कर रहा। 10 इनवर्स 4/3 फाइंड कर लीजिएगा। शिफ्ट 10 दबाना है, कैलकुलेटर है मेरे पास। 4 डिवाइडेड बाय 3 लिखिए, तो आपका एंगल गालबन आया 53.13 डिग्री। एंगल की यूनिट डिग्री होती है। क्वेश्चन नंबर 12 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, चैप्टर 9, हीट वाला चैप्टर। डेटा क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। कहते हैं 2 किलोग्राम ऑफ कॉपर रिक्वायर्स 2050 जूल ऑफ हीट टू रेज इट्स टेम्परेचर फ्रॉम 10 डिग्री सेंटीग्रेड। कैलकुलेट द हीट कैपेसिटी ऑफ द सैंपल। इसे हीट कैपेसिटी ऑफ द सैंपल नहीं कहना चाहिए था, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द सैंपल कहना चाहिए था। करेक्ट कर लीजिएगा। गिवन क्या है? मास ऑफ सैंपल 2 किलोग्राम, मास ऑफ कॉपर 2 किलोग्राम, 2050 जूल हीट चाहिए। अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई डेल्टा क्यू से जाहिर करते हैं 2050 जूल। इसका टेम्परेचर कितना बढ़ता है? 10 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, यूनिट कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है। 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता है, आप इसे 10 केल्विन लिख सकते हैं। क्यों? मान लो ये था जनाब 27 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना हो गया? 10 डिग्री 37 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। तो डिफरेंस आपके पास निकला 10 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये तो सेंटीग्रेड में है, अगर आप इसे केल्विन में कन्वर्ट करते हैं तो इसमें 273 ऐड कर देंगे, 273 ऐड कर देंगे तो ये 310 केल्विन होगा। इसमें भी 273 ऐड कर दीजिए, ये 300 केल्विन होगा। तो दोनों का डिफरेंस कितना आया? 10 केल्विन। इसका मतलब है डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर अगर
सेंटीग्रेड में दे रखा हो और आपने उसे केल्विन में कन्वर्ट करना हो तो डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर में 273 ऐड नहीं किया जाता। अगर आपको टेम्परेचर दे रखा है T1 T2 और वो डिग्री सेंटीग्रेड में दिया जाता है, जैसे जैसे इनके न्यूमेरिकल में है, तो उन्हें आप सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन अगर टेम्परेचर डिफरेंस आपको दे रखा हो सेंटीग्रेड में तो उसे डायरेक्ट आप केल्विन के बराबर कह सकते हैं। ये बड़ा अहम पॉइंट है। आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फाइंड करनी है सी। तो यहाँ लिखेगा मास ऑफ कॉपर, अमाउंट ऑफ हीट या सिर्फ हीट लिख दें, इंक्रीजिंग टेम्परेचर, और यहाँ पर लिखेंगे स्पेसिफिक हीट। पूरा ना लिखेगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लिखने की बजाय। तो ये आपको फाइंड करना है। सॉल्यूशन आपको फाइंड क्या करना है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। जो फाइंड करना हो वो हेडिंग बना लीजिए और उससे पहले लिखिएगा फॉर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये मेन हेडिंग। अकॉर्डिंग टू फार्मूला लिखे, या आपको याद होगा डेल्टा क्यू, सिंस डेल्टा क्यू इज इक्वल टू, यहाँ फार्मूला की हेडिंग डाल दी, m इंटू सी इंटू डेल्टा टी। देयरफॉर सी फाइंड करना हो तो ये m और डेल्टा टी दोनों इधर आके डिवाइड करेंगे और सी आपके पास होगा डेल्टा क्यू अपान m डेल्टा टी। ये स्पेसिफिक हीट का फार्मूला है। वैल्यूज पुट कर दीजिएगा। 2050, मास है 2 किलोग्राम और ये है 10 केल्विन। ये जीरो इसको कैंसिल कर देगा, 2 2 1 ज़ा 2, फिर जीरो आया, 2 2 ज़ा 4, 1 बचा, पॉइंट लगा के 5 लगा दीजिएगा, 102.5 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, जूल पर केजी, इस तरह पर केल्विन। तो आपने इस तरह से स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फाइंड कर ली। तो रिजल्ट बेटा जी अब आप खुद लिखेगा, क्या लिखोगे, द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर इज 102.5 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। इसी तरह से स्टेटमेंट दे दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, ये भी सोल्ड एग्जाम्पल से है। आपको 6 न्यूमेरिकल दिए हैं और 6 में से 4 सोल्ड एग्जाम्पल से आए हैं। एक्सरसाइज ऑफ सोल्ड एग्जाम्पल्स बहुत अहम है। क्वेश्चन नंबर 13, यदि एग्जामिनर चाहते हैं कि आप फेल ना हो, डेटा बनाते हैं, क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे। कहता है, अ बॉय इज डिगिंग अ होल विद स्पेड ऑफ एज 0.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया है। कैलकुलेट द प्रेशर व्हेन ही इज एक्सर्टिंग अ फोर्स ऑफ 1000 न्यूटन ऑन द स्पेड। प्रेशर फाइंड करना है और फोर्स लगा रहे हैं 1000 न्यूटन। प्रेशर फाइंड करना है और फोर्स लगा रहे हैं 1000 न्यूटन। तो डेटा में गिवन क्या है, एरिया, स्पेड का एरिया दे रखा है 0.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, तो आप इसे 0.3 इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर लिख सकते हैं ना। और साइड पर बताइएगा 1 सेंटीमीटर जो है 1/100 मीटर के बराबर होता है। तो 0.3 इंटू 1/100 मीटर इंटू 1/100 मीटर। अब अगर आप इसे 0.3 को 2 बार 100 से डिवाइड करेंगे तो आप जानते हैं कि ये 3 इंटू 10⁻⁻5 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये एरिया है। डेटा कंप्लीट नहीं हुआ। फोर्स लग रही है 1000 न्यूटन की और फाइंड करना है आपको प्रेशर। सॉल्यूशन की हेडिंग डालिएगा,
ये मेन हेडिंग है। फॉर प्रेशर, और जनाब फार्मूला होता है प्रेशर का, प्रेशर है फोर्स पर यूनिट एरिया 1000 डिवाइड बाय 3 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखिए ये जो 10⁻⁻5 है ये ऊपर जाके +5 हो जाएगा, 3 नीचे ही, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये 10⁻³ है और ये 10⁻5 है, 10⁻³ है और 10⁻5 है। मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा है कि एक जैसी वैल्यूज जब मल्टीप्लाई होती हैं तो उनकी पावर ऐड हो जाती है। तो प्रेशर 1/3 इंटू 10⁻8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मैं कैलकुलेटर नहीं यूज कर रहा, वरना आप क्या कर सकते हो, देखो आपने इस वैल्यू को इससे डिवाइड कर देना है, ठीक है ना। इस वैल्यू को इससे डिवाइड करोगे तो आपके पास डायरेक्ट रिजल्ट आ जाएगा। ये आपका हुआ 0.333 इंटू 10⁻8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर पॉइंट आगे लेके जाएंगे तो पावर कम हो जाएगी, ये 3.33 इंटू 10⁻7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगी। ये जो स्टेप मैं कर रहा हूँ ना, कैलकुलेटर से बचने के लिए कर रहा हूँ, वरना तो आप यहीं पर डिवाइड कीजिए और डायरेक्ट ये आंसर लिखिए। बेटा अब आपने रिजल्ट खुद लिखना है, ठीक है ना। हेडिंग डालिए रिजल्ट की और खुद लिखिए। अब आइए सेक्शन सी। सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है, डिफाइन जी एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जी क्या है, एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हेडिंग डालिएगा एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और यही इसकी डेफिनेशन है, एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी जमीन की ग्रेविटी की वजह से बॉडी में पैदा होने वाला एक्सिलरेशन जो है वो एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहलाता है, और यही इसकी डेफिनेशन है। डेफिनेशन क्या होगी, द एक्सिलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी ड्यू टू ग्रेविटी इज कॉल्ड एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय जी। ठीक है, its value is constant and equal to 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नीचे लिखेगा इट्स वैल्यू इज कांस्टेंट एंड इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन इट इज कंसीडर्ड एज नेगेटिव एंड ड्यूरिंग डाउनवर्ड मोशन इट इज कंसीडर्ड एज पॉजिटिव। ये भी लिख दीजिएगा। डिफाइन करना है, द एक्सिलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी ड्यू टू ग्रेविटी इज कॉल्ड जी। द एक्सिलरेशन ऑफ फ्री फॉलिंग बॉडी इज कॉल्ड एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये भी लिख सकते हो, द एक्सिलरेशन ऑफ फ्री फॉलिंग बॉडी इज कॉल्ड एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये भी लिख सकते हो। तो जनाब ये होगी डेफिनेशन। फिर कहता है डेरिवेशन करें, डेरिवेशन करें, बेवकूफी है, इसकी डेरिवेशन आपकी किताब में नहीं है, तो ये कॉमन सेंस से ड्राइव होगा डेरिवेशन। तो हम इसको ड्राइव करते हैं। हम इसको ड्राइव इस तरह से नहीं करेंगे जैसे ये कहा गया है, हम S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर से ड्राइव करेंगे। आप जानते हैं कि अगर किसी बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी अगर किसी बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी VI हो और उस पर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट करे और उसकी वेलोसिटी चेंज होकर ये हो जाए ड्यूरिंग टाइम T सेकंड में, तो बॉडी की एवरेज वेलोसिटी होगी, बॉडी की एवरेज वेलोसिटी होगी V बार इज इक्वल टू VI प्लस VF अपॉन 2 एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी
एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी होगा s इज इक्वल टू vt. By putting the value of average velocity, distance covered will become, by putting the value of average velocity, distance covered will become ठीक है, इसे इक्वेशन 1 कहते हैं. According to first equation of motion, according to first equation of motion, Vf is equal to Pi plus At. इसे इक्वेशन 2 कह दूंगा. By putting equation 2 in equation 1, we get इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में इस जगह पर पुट कर दीजिए, तो आपके पास ये हो जाएगा s इज इक्वल टू वी आई, इसे मैं करली ब्रैकेट बना देता हूँ, प्लस वी एफ की जगह वी आई प्लस ए टी होल डिवाइड बाय 2 इंटू टी. तो s इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी डिवाइडेड बाय 2. वी आई प्लस वी आई क्या होता है 2vi. एलसीएम ब्रेक कर लेंगे, 2vi भी 2 से और 80 भी 2 से डिवाइड हो रहा है, तो इस तरह आपके पास ये 2 इस 2 को कैंसिल कर देगा और vi प्लस 80/2 को हाफ 80 लिख दीजिए. बाहर ये t है s, तो बेटा s इज इक्वल टू ये t इस ब्रैकेट को खोलेगा और vi से भी मल्टीप्लाई करेगा और इस t से भी मल्टीप्लाई करेगा, इससे भी मल्टीप्लाई करेगा और इससे भी मल्टीप्लाई करेगा, तो s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. ये आपका. अब आगे क्या करना है, अब लिखेंगे इसके बाद फॉर वर्टिकल मोशन, फॉर वर्टिकल मोशन क्या लिखेंगे, फॉर वर्टिकल मोशन s इज इक्वल टू h एंड a इज इक्वल टू g. बस इतना ही लिखेंगे. फॉर वर्टिकल मोशन s इज इक्वल टू हाइट अटेन्ड and a is equal to acceleration due to gravity. Therefore, this equation will become, therefore, this equation will become, इसके बाद ये लिख दीजिए, क्या लिखोगे, फॉर वर्टिकल मोशन s इज इक्वल टू h एंड a इज इक्वल टू g. नीचे लिखेंगे therefore equation 3 can be written as, इक्वेशन 3 कैन बी रिटन एज, और उसके बाद आपने नीचे ये रिजल्ट लिख देना. इज इट क्लियर बेटा जी? क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन नंबर 14 का चैप्टर 2 से ताल्लुक था, इसका चैप्टर 6 से है. कहते हैं स्टेट लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, फिर कहते हैं डिटरमाइन द मास ऑफ अर्थ यूजिंग लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. बहुत आसान बेटा जी, और ये इंपॉर्टेंट भी है. हेडिंग डालेगा लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी से कहते हैं. न्यूटन साहब ने फरमाया था कि एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर. एवरी बॉडी अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर. ये इनकी थ्योरी थी कि कायनात का हर जिस्म हर दूसरे जिस्म को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, बल्कि कोशिश क्या करता है ऐसा. और इन्होंने मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फाइंड की थी बॉडीज के दरमियान. इन्होंने कहा था कि मान लीजिए दो बॉडीज हैं, एक ये है, चलिए गेंद बना लेते हैं. दो बॉडीज हैं, एक ये है, इसका मास m1 है, मैं मास बोलता हूँ, मैस नहीं बोलता. दूसरे बॉडी का मैस या मास m2 है, तो ये बॉडी भी उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा और वो भी बॉडी भी इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा. इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसे ग्रेविटेशन का नाम दिया गया था.
इन दोनों के सेंटर्स के दरमियान डिस्टेंस मान लीजिए डी है, और अगर किताब में आर लिखा है तो आप आर लिख दीजिएगा, ठीक है ना। तो इन्होंने कहा था द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। रिपीट कर रहा हूं, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them and inversely proportional to the square of distance between them। स्टेटमेंट थी या डेफिनेशन की हेडिंग ना डालिएगा, स्टेटमेंट थी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर masses and inversely proportional to the square of distance between them। और इसके लिए मैथमेटिकली इस फोर्स को हम कहेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैथमेटिकली। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनके मासेस के प्रोडक्ट के और इनके दरमियान डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट लगाया गया, जिसकी वैल्यू पूरे यूनिवर्स में हर जगह, चांद पर, मार्स पर, स्पेस पर, जमीन पर, हर जगह कांस्टेंट रहती है और इसकी वैल्यू तो बहुत पॉपुलर है। जी क्या कहलाता है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब मास ऑफ अर्थ फाइंड करना है, जमीन का मास। इन्होंने कंसीडर किया कि जमीन गोल है, हालांकि केपलर स्टार्स की करेक्शन करते हुए इन्होंने डिनाई किया था कि जमीन गोल नहीं है। और जमीन का मान लीजिए मास जो है पूरे का पूरा इसके सेंटर पर है और ये ME है, जैसे आपके इदारे का नाम ME एजुकेशन सिस्टम है। इसकी सरफेस पर एक बॉडी रखा हुआ है, इस बॉडी का मास M है। इस बॉडी का जो वेट है ना टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ होगा, और यही अर्थ की इस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी है। तो हम ये कहते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन दिस बॉडी इज इक्वल टू द वेट ऑफ बॉडी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ ऑन दिस बॉडी इज इक्वल टू वेट ऑफ बॉडी। अब यहाँ पर वेट तो mg के बराबर होता है, और फोर्स क्या होगी? जी, m1 की जगह मास ऑफ अर्थ लिख दीजिएगा और m2 की जगह मास ऑफ बॉडी, और जमीन का रेडियस जो है वो RE है। जमीन का रेडियस RE है, तो यहाँ पर दोनों के दरमियान डिस्टेंस RE के बराबर होता है। ये m इस m से कैंसिल होता है। GME अपॉन RE स्क्वायर इज इक्वल टू G। तो मास ऑफ अर्थ फाइंड करने के लिए RE स्क्वायर को उधर भेज के मल्टीप्लाई कर दीजिए, और G को यहाँ पर भेज के मल्टीप्लाई हो रहा था डिवाइड करवा दीजिए। अब यहाँ वैल्यूज पुट कर दीजिएगा, ये आपका होमवर्क है, किताब में देखिएगा। G की वैल्यू, RE की वैल्यू स्क्वायर करना है, और नीचे भी G की वैल्यू आपने लिखनी है। ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है और ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। तो मास ऑफ अर्थ कितने किलोग्राम निकलता है ये आपने खुद फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 16 कहते हैं डिफाइन कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, चैप्टर 9 का है। डिफाइन कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ये तो ठीक है। आल्सो प्रूव अल्फा इज इक्वल टू 1/3 बीटा। जनाब ये हमारी पुरानी किताब का क्वेश्चन था, और अब ये टॉपिक के डेरिवेशन हमारी नई किताब में बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। नहीं है, नहीं है, नहीं है। लेकिन मैं करवा देता हूँ, क्या फर्क पड़ता है। तो क्वेश्चन नंबर 16, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन डिफाइन करना है, इसे अल्फा से जाहिर कर। देखिए कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन जो है ये डेल्टा L अपान L1 डेल्टा T है। L1 इनिशियल लेंथ ऑफ एनी सॉलिड है,
तो इसकी डेफिनेशन बड़ी आसान है। चेंज इन लेंथ, डेल्टा एल क्या है? चेंज इन लेंथ, यहाँ डेफिनेशन लिखिएगा, चेंज इन लेंथ पर यूनिट डिग्री राइज इन टेम्परेचर। चेंज इन लेंथ per unit degree rise in temperature is called coefficient of linear expansion. Change in length per unit degree rise in temperature is called coefficient of linear expansion. आप समझे क्या? भाई किसी भी सलाख की लंबाई अगर 1 मीटर ले, 1 मीटर लंबी सलाख का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर उसकी लेंथ जो थोड़ी सी बढ़ेगी, माइक्रो में भी नहीं बढ़ेगी, उसकी लेंथ जो बढ़ेगी माइक्रो में, वो जो लेंथ बड़ी है उसको अल्फा कहते हैं। यानी 1 मीटर लंबी रॉड का टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ाने से उसकी लेंथ जितनी इंक्रीज होती है, वो इंक्रीज इन लेंथ जो है वो कहलाता है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। अब दूसरी डेरिवेशन करने के लिए मैं करवा देता हूं। एक क्यूब है जिसकी इनिशियल लेंथ L1 है, इनिशियल ब्रेथ B1 है और इनिशियल हाइट H1 है। इनिशियल का मतलब ये कि आपने इसे भी गर्म नहीं किया। एट टेम्परेचर T1, एट टेम्परेचर T1 पूरा टेम्परेचर लिखिएगा। लेंथ क्या है L1, ब्रेथ क्या है B1 और हाइट क्या है H1। इनिशियल वॉल्यूम इसका होगा V1 इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब ये जेन में रखिएगा। इसे गर्म करना शुरू किया। आफ्टर हीटिंग एट टेम्परेचर T2, गर्म करने के बाद फाइनल वॉल्यूम इसका हो जाएगा क्या? फाइनल वॉल्यूम इसका क्या हो जाएगा? देखो गर्म किया, इसकी लेंथ भी बढ़ेगी, इसकी ब्रेथ भी बढ़ेगी, इसकी हाइट भी बढ़ेगी। यानी इसका मतलब ये ओवरऑल एक्सपेंड हो जाएगा, फैल जाएगा। इसकी लेंथ बढ़ के L2 हो जाएगी, ब्रेथ बढ़ के B2 हो जाएगी और हाइट बढ़ के H2 हो जाएगी। तो इसका जो फाइनल वॉल्यूम होगा V2, वो होगा L2 इंटू B2 इंटू H2। अब यहाँ लीनियर एक्सपेंशन में यहाँ आपने डेरिवेशन की है, और वो है कि ये जो लेंथ होती है गर्म करने के बाद, वो L1 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा T के बराबर, लेंथ इसके बराबर होती है। तो भाई ब्रेथ भी तो लेंथ ही है, हाइट भी तो लेंथ ही है, तो ब्रेथ भी इसी तरह से लिखी जा सकती है, B2 इज इक्वल टू B1 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। और H2 भी, हाइट भी लेंथ है, बस डायरेक्शन बदल गई है। ये वैल्यूज, तो हम क्या करेंगे कि मिटा रहा हूं इसको यहाँ पर, तो हम ये करेंगे कि इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। L2 की जगह L1 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा T, B2 की जगह B1 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा T और H2 की जगह H1 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। तो बेटा L1 इंटू B1 इंटू H1 तो अलग लिख दीजिएगा, और ये तीनों एक जैसी हैं, तो क्या होगा 1 प्लस अल्फा डेल्टा T का क्यूब। इसे इक्वेशन 2 कह दीजिए। और बेटा जी इसकी जगह आप इसकी इनिशियल वैल्यू लिख दें। इनिशियल वॉल्यूम था V1, तो आपने बाय पुटिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2 वी गेट लिखना है। बाय पुटिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2 वी गेट, तो इक्वेशन 2 आपके पास चेंज हो जाएगी। V2 इज इक्वल टू V1 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा T का होल क्यूब।
अब आपने इसे a प्लस बी के होल क्यूब फार्मूले से खोलना है। तो जनाब v1 इंटू ए क्यूब, फार्मूला ए प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला है ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब। ये और बात है कि आप इन वैल्यूज को पहले लिख देते हैं और इनमें से 3ab कॉमन लेते हैं और ये a प्लस बी बनता है। आपने ये फार्मूला याद कर रखा है, हालांकि ये फार्मूला और ये फार्मूला सेम। तो आपने फार्मूला अप्लाई कर दिया ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। बोल बी रहा हूं लेकिन लिख क्या रहा हूं, अल्फा डेल्टा स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ब्रैकेट खोल लीजिएगा। देखिए मैंने आपको बताया ना, अल्फा इतना छोटा होता है कि तकरीबन ये माइक्रोमीटर में होता है, 10⁻⁻6 के करीब करीब होता है। अगर इसका स्क्वायर ले लेंगे तो 10⁻⁻6 से 10⁻⁻12 हो जाएगी। ये टर्म बहुत छोटी हो जाएगी, ये टर्म और छोटी हो जाएगी, तो हम इन दोनों टर्म्स को नेग्लेक्ट कर देते हैं क्योंकि अल्फा बहुत छोटा है, इसलिए उनका स्क्वायर और क्यूब भी बहुत छोटा है। ब्रैकेट खोल लीजिए, v1 इंटू वन v1 प्लस 3 अल्फा v1 डेल्टा टी। अब ये v1 इधर आ जाएगा तो v2 माइनस v1 इज इक्वल टू 3 अल्फा v1 डेल्टा टी। आप v2 माइनस v1 को डेल्टा v कहते हैं, 3 अल्फा v1 डेल्टा टी। v1 डेल्टा टी इधर आके डिवाइड करेगा तो डेल्टा v अपान v1 डेल्टा टी इज इक्वल टू 3 अल्फा। और याद रखिएगा ये है कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन और इसको बीटा से जाहिर करते हैं। बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा, तो हम कहेंगे कि अल्फा इज इक्वल टू 3 उधर जाके डिवाइड कर देगा। ये प्रूव हो गया, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है, ऐसे ही दिल खुशोरी करने के लिए करवा रहा हूँ। ठीक है बेटा जी, डट के मेहनत कीजिए। अगर आपकी ख्वाहिश है कि मैं रोजाना एक चैप्टर रिवाइज कराऊँ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और उसमें एमसीक्यूज भी हों जो बोर्ड के एग्जाम में आने हैं, याद रखिएगा एमसीक्यूज आपकी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज से आएंगे, लेकिन बच्चे वो समझ के नहीं करते, कॉन्सेप्ट नहीं बनाते, जिसकी वजह से वो उन जैसे एमसीक्यूज को सोल्व करने की एबिलिटी पैदा नहीं कर पाते। इसी तरह उस चैप्टर के न्यूमेरिकल भी कराओ, और ये एक दिन में एक चैप्टर कराओ, 9 दिन में कंप्लीट हो सकता है। अगर आप चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, लाजमी लिखिएगा अगर आप चाहते हैं तो। बेटा जी आप इस चैनल को लाइक करें या ना करें, ये चैनल है ही आपके लिए, ये रेवेन्यू जनरेट करने के लिए बिल्कुल नहीं। ये मेरे बच्चों के लिए है, मेरे स्कूल मेरे कोचिंग के बच्चों के लिए है, ये एमई एजुकेशन सेंटर के बच्चों के लिए है। और याद रखिएगा कि मुझे एमई एजुकेशन सेंटर में पढ़ाते हुए, इसकी मैनेजमेंट करते हुए, इसे एडमिनिस्ट्रेट करते हुए अब 40 साल होने हैं। ठीक है बेटा जी, आखिर में मैं हमेशा ही कहता हूँ कि अपना ख्याल रखिएगा। इसका मतलब बड़ा वर्स्ट है, अपने घर का ख्याल रखिएगा, अपनी अम्मी अब्बू का ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। ओके बेटा जी, अल्लाह हाफिज।